जब एक बिगड़ी हुई नोबल ब्रैट को लगा कि वो जो चाहे कर सकती है, उसने हमारे एमसी पर सीवर का गंदा पानी फेंक दिया, उसे लात मारी और घमंड से कहा कि अपनी औकात याद रखो। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। जैसे ही उसने फिर से लड़ने की कोशिश की, एमसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर रियलिटी चेक दे दिया, और फिर एक और। जाहिर है वो लड़की उसी बिगड़ी हुई ब्रैट की तरह रोने चिल्लाने लगी। लेकिन असली कहानी इससे बहुत पहले शुरू हुई थी। सब कुछ शुरू हुआ एक छोटे से शहर ईविलस्टीन से। वहीं की स्लम एरिया में एक अजीब सा बूढ़ा आदमी रहता था। वो सिर्फ 1 स्टार मैजिक इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मैच बताकर डींगे मारता रहता था। उसका टेम्पर भी बेहद खराब था। बच्चे अगर उसे चिढ़ाते तो वो तुरंत गुस्से में आ जाता। और यही चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी था जिससे हमारा एमसी मैजिक सीखने का फैसला करता है। असल में एमसी ने उसे गुरु इसलिए चुना क्योंकि उसे अपने साथ कुछ फॉलोअर्स चाहिए थे, और बूढ़े आदमी को किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उससे ज्ञान ले सके। बूढ़ा अक्सर खड़ा होकर एमसी को मैजिक प्रैक्टिस करते देखता रहता। एक दिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये लड़का टैलेंटेड है। एमसी आसानी से माना के फ्लो को महसूस कर सकता था। इसी टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए एमसी ने एक आइस स्पीयर क्रिएट किया और दूर खड़े पेड़ की तरफ फेंक दिया। स्पेल इतना सटीक था कि बूढ़े आदमी की रीढ़ में ठंडी सहरन दौड़ गई। उस दिन के बाद एमसी पूरा 1 साल उस बूढ़े के घर में रहा। वो उसके लिए छोटे मोटे काम करता, बदले में मैजिक सीखता, और धीरे धीरे वो खुद भी एक 1 स्टार मैच बन गया। एक रात बूढ़े ने उसे अपने पास बैठाया और कहा कि शहर की नॉर्डर्न वॉल के पार ऐसे नोबल्स हैं जो लीगल ड्रिंकिंग एज से पहले ही 3 स्टार मैच बन जाते हैं। फिर उसने कहा कि शायद एमसी जैसे किसी इंसान के लिए उस लेवल तक पहुंचना कभी संभव नहीं होगा। उसने चेतावनी दी कि ज़्यादा घमंड मत करना, क्योंकि जैसे ही वो 2 स्टार की दीवार से टकराएगा उसकी सारी प्रोग्रेस वहीं खत्म हो जाएगी। बूढ़े का मानना था कि मैजिक पूरी तरह ब्लड लाइन पर निर्भर करता है। चाहे कोई कितना भी स्ट्रगल कर ले, अगर उसके पास नोबल ब्लड नहीं है तो वो कभी ऊपर नहीं पहुंच सकता। एमसी चुपचाप ये सब सुनता रहा, लेकिन उसे लगा कि ये सब बूढ़े आदमी की अपनी अधूरी इच्छाओं का दर्द है। उस रात माहौल अजीब सा भारी था, और अगली सुबह जब एमसी वापस घर लौटा तो उसने देखा कि बूढ़ा ज़मीन पर पड़ा है। उसकी लाइफलेस बॉडी पूरी तरह चोटों से भरी हुई थी। साफ दिख रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया था। पहले एमसी ने सोचा कि बूढ़े ने कहीं झगड़ा कर लिया होगा, लेकिन बाद में उससे पता चला कि बूढ़े ने एक वेयरहाउस से 2 स्टार स्पेल बुक चुराने की कोशिश की थी, और इसी वजह से गार्ड्स ने उसे इतना पीटा कि वो हमेशा के लिए ऑफलाइन हो गया। एमसी हैरान रह गया। जो आदमी हमेशा कहता था कि ब्लड लाइन ही सब कुछ है, वो आखिर क्यों एक स्पेल बुक चुराने गया? क्या वो खुद भी उस सीमा को तोड़ना चाहता था? तभी अचानक एमसी के सामने एक चमकता हुआ स्टेटस स्क्रीन प्रकट हो गया। सिस्टम ने बताया कि उसने मैजिक के बेसिक्स अनलॉक कर लिए हैं, और अब उसे अपनी प्राइमरी स्कूल ऑफ मैजिक चुननी होगी। लेकिन सिस्टम ने एक चेतावनी भी दी, एक बार फैसला लेने के बाद इसे कभी बदला नहीं जा सकेगा। ट्विस्ट ये है कि एमसी असल में उस दुनिया का मूल निवासी नहीं था, और देखते ही देखते 4 साल और गुजर गए। अब एमसी एक और शक्तिशाली मैच के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था। उसका नाम था कटिया फ्लेम हार्ट। वो पहले हाउस फ्लेम हार्ट की मिस्ट्रेस थी, जो कभी एक शक्तिशाली वाइकाउंट काउंटी हुआ करती थी। कटिया खुद एक 3 स्टार मैच थी, इसलिए कई मर्सनरी ग्रुप उसे अपने साथ लेना चाहते थे। जब वो ईविलस्टीन में रह रही थी तब वो बेल्डन मर्सनरी कॉप्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेती थी, और वहीं उसने एमसी को 1 स्टार मैजिक की असली ट्रेनिंग दी। क्योंकि वो खुद 3 स्टार मैच थी, इसलिए एमसी ने उससे बहुत कुछ सीखा। एक दिन बेल्डन स्टावन में ट्रेनिंग के दौरान कटिया ने कहा कि हर मैच के अंदर ऊंचा उठने की इच्छा होना नॉर्मल है। उसने साफ कहा कि एमसी के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, लेकिन उसने ये भी चेतावनी दी कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लालची बन गया तो उसकी प्रोग्रेस धीमी हो जाएगी। थ्योरी खत्म होने के बाद कटिया ने एमसी से कहा कि अपनी आंखें बंद करो और अपने माना को महसूस करो। उसे महसूस करना होगा कि माना कहाँ से पैदा होता है, किस तरह बहता है, और फिर उसी फ्लो को इस्तेमाल करके अपनी कल्पना को हकीकत में बदलना होगा। एमसी ने जैसे ही ऐसा किया, उसके शरीर के चारों तरफ एक चमकती हुई ब्लू माना वेव फैल गई। ये देखकर कटिया हैरान रह गई, क्योंकि इससे साफ पता चल रहा था कि उसके पास जन्मजात बहुत ज़्यादा इन्नेट माना है। साथ ही उसका माना बेहद स्टेबल भी था, शायद इसलिए क्योंकि उसने पहले ही काफ़ी फील्ड एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था। तभी अचानक एमसी ने अपनी आंखें खोली और दूर कहीं से एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा बिल्डिंग हिल गया और अंदर मौजूद सभी लोग घबरा गए। मर्सिनरी तुरंत बाहर भागे ये देखने कि आखिर हुआ क्या है। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि शायद शहर पर हमला हो गया है। कटिया ने तुरंत एमसी का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, चुप रहो और बस मेरे पीछे आओ।
वो उसे एक प्राइवेट जगह पर ले गई और बोली कि ध्यान से सुनो, नोबल्स अपने प्रिविलेज को लेकर बेहद सेंसिटिव होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा प्रिविलेज है मैजिक। दुनिया के लोग इन्नेट ताकत को एक ब्लेसिंग मानते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ नोबल्स के लिए लागू होता है। कट्या ने समझाया कि किसी कॉमनर का 3 स्टार मैच बनना बेहद रेयर है और जो भी ऐसा कर पाता है उसने अपनी पूरी जिंदगी मैजिक को समर्पित कर दी होती है। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, अभी अभी जो धमाका हुआ वो असली नहीं था, वो एक 2 स्टार डिल्यूजन टाइप स्पेल था जिसे ऑडिटरी हैलुसिनेशन कहा जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एमसी को खुद भी पता नहीं चला कि उसने क्या कर दिया, लेकिन उसी पल 14 साल की उम्र में एमसी आधिकारिक रूप से एक 2 स्टार मैच बन चुका था। उस दिन के बाद कट्या उसके साथ कई जगहों पर यात्रा करती रही और रास्ते में उसे एक के बाद एक नए स्पेल सिखाती रही। असल में कट्या ने एमसी को सिर्फ मैजिक ही नहीं सिखाया, बल्कि उस हाई सोसाइटी के बारे में भी बताया जिसमें वो कभी एक नोबल के रूप में रहती थी। देखते ही देखते एक और साल गुजर गया और फिर एक दिन कट्या को जाना पड़ा। उसे काउंटी ऑफ अल्वे ने प्राइवेट ट्यूटर के रूप में नियुक्त कर लिया था। हाउस अल्वे एक बेहद पावरफुल नोबल हाउस था, इतना प्रभावशाली कि कैपिटल का ग्रैंड ड्यूक भी उनका सम्मान करता था, क्योंकि उनके साथ काउंट एल्वेटोर खड़ा था। कट्या के लिए ये ऑफर ठुकराना नामुमकिन था, क्योंकि इतने बड़े नोबल हाउस का मैजिक टीचर बनना किसी भी मैच के लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात होती है। लेकिन जाते जाते उसने एमसी को एक गिफ्ट दिया, एक 2 स्टार स्पेल बुक। जब एमसी ने अपना स्टेटस स्क्रीन खोला तो उसमें कई मैजिक स्पेल्स दिखाई दिए, हालांकि उनमें से ज़्यादातर अभी लो लेवल स्पेल्स थे जिन्हें और डेवलप करना ज़रूरी था। 1 साल बाद एमसी ने खुद ही प्रैक्टिस करके 2 और 2 स्टार स्पेल्स मास्टर कर लिए। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन उसके इरादे अभी भी बहुत बड़े थे। कुछ समय बाद एमसी मर्सनरी टावन गया, जहां मर्सनरी कॉप्स के लीडर जेडन ने उसे बताया कि आखिरकार उन्हें एक असली काम मिला है। एमसी ने पूछा कि किस तरह का काम है, तो जेडन ने बताया कि ये हाउस टू प्लेन की तरफ से आया है, जो कि ग्रैंड डची का हिस्सा है। ये सुनकर एमसी भी हैरान रह गया। उसने पूछा कि इतने बड़े नोबल हाउस को उनके जैसे मर्सनरी क्यों चाहिए। जेडन ने उसे डांटते हुए कहा कि वजह से क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक पैसे मिल रहे हैं काम करना चाहिए। उसने ये भी बताया कि डुप्लेन के पास इतना पैसा है कि वो पानी की तरह बहता है और अगर ये काम सही से हो गया तो भविष्य में और भी बड़े कनेक्शन बन सकते हैं। फिर एमसी ने पूछा कि आखिर काम क्या है। जेडन ने बताया कि उन्हें ग्रैंड ड्यूक के इलाके के बाहरी हिस्से में कुछ मॉन्स्टर्स को काबू करना है। लेकिन ये सुनकर एमसी को तुरंत शक हो गया। उसने कहा कि ये अजीब है कि इतना बड़ा नोबल हाउस सिर्फ कुछ मॉन्स्टर्स के लिए मर्सनरी को बुलाए। इतना कहकर एमसी उठ खड़ा हुआ और बोला कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। जेडन चिल्लाया, रुको, लेकिन एमसी ने कहा कि वो शेडी जॉब्स नहीं करता। जेडन ने समझाया कि वो खुद ये काम करना चाहता था, लेकिन क्लाइंट को खास तौर पर एक मैच चाहिए और आजकल मर्सनरी ग्रुप्स में मैच बहुत कम है, इसलिए ये काम सिर्फ एमसी ही कर सकता है। फिर भी एमसी को शक था। उसने कहा कि कुछ मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने के लिए मैच की ज़रूरत होना बहुत अजीब है। तभी जेडन ने अचानक उसकी तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंक दिया, एडवांस फीस के तौर पर, और बस उस एक गोल्ड कॉइन ने एमसी को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर बाद 3 लोग टैवन में आए। उनमें से एक ने अपना चेहरा हुड से ढका हुआ था। जेडन ने उन्हें एमसी से मिलवाया और बताया कि यही क्लाइंट है, लेकिन उनके साथ आया एक बूढ़ा आदमी तुरंत नाराज़ हो गया। उसने कहा, ये तो बच्चा है। वो जेडन से बोला कि उसने किसी काबिल इंसान की उम्मीद की थी, किसी बच्चे की नहीं। जेडन ने जवाब दिया कि एमसी असली टैलेंट है और वो सबसे बेहतरीन मैच है जिसे वो जानता है। बूढ़ा फिर भी मना कर रहा था, लेकिन तभी उस हुड पहनी महिला ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और आश्चर्य की बात, बूढ़ा तुरंत मान गया। इसके बाद वे सब प्लेन एरिया की तरफ निकल पड़े मॉन्स्टर्स का शिकार करने। वहां एमसी ने बड़ी आसानी से कई गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया। उसकी एथलेटिक मूवमेंट और जबरदस्त मैजिक पावर देखकर गॉब्लिन्स मानो कचरा बनकर बिखर गए। जब लड़ाई खत्म हुई तो वो बूढ़ा डिस्पैच ऑफिसर भी उसकी तारीफ करने लगा कि उसने इतनी जल्दी इतने गॉब्लिन्स को फिनिश कर दिया। बाद में जब एमसी वापस टैवर्न लौटा तो उसकी साथी पेलिन उस पर चिल्लाने लगी। उसने कहा कि वो नोबल्स का लैपडॉग बन गया है। पेलिन ने याद दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें उन घमंडी नोबल्स के सामने झुकना नहीं चाहिए। लेकिन जेडन ने शांत होकर कहा कि इस काम के पैसे बहुत अच्छे मिले हैं। जैसे ही पेलिन को पता चला कि एमसी को एक गोल्ड कॉइन मिला है, वो तुरंत चिल्लाने लगी कि उसे भी इस काम में शामिल किया जाए। वो मजाक में बोली कि अगर जरूरत पड़ी तो वो नोबल्स के पैरों में भी रेंग सकती है। ये सुनकर जेडन गुस्से से बोला, चुप हो जाओ, ये काम ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद पेलिन इतनी शराब पी गई कि वहीं सो गई। तब जेडन ने एमसी से पूछा कि काम कैसा रहा। एमसी ने कहा कि कुछ खास नहीं, बस कुछ गॉब्लिन्स को खत्म किया और काम खत्म हो गया।
जेडन ने कहा कि पहली नज़र में क्लाइंट अजीब लगे थे, लेकिन उनके पास पैसा ज़रूर है। एमसी ने भी माना कि उनके पास पैसा है, लेकिन उसे अभी भी शक था कि वे सच नहीं बोल रहे। उसने बताया कि उस नोबल डिस्पैच ऑफिसर ने कहा था कि उसे 3 चीज़ें चाहिए: युवा उम्र, स्टैमिना और सोशल स्किल्स। लेकिन एमसी के पास इनमें से एक भी चीज नहीं थी, और जो महिला खुद को किचन मेट बता रही थी, उसके हाथ बिल्कुल साफ थे, जैसे उसने कभी रफ काम किया ही ना हो। एमसी अपनी ऑब्जर्वेशन आगे बताने ही वाला था कि जेडन ने उसे रोक दिया। उसने कहा, हम मर्सिनरी हैं, क्लाइंट के निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं, काम लो, पूरा करो और पैसे लेकर निकल जाओ। एमसी ने सिर हिलाकर हामी भर दी, क्योंकि इस खतरनाक दुनिया में आखिरकार सबसे जरूरी चीज है जिंदा रहकर अपनी रोजी कमाना। अगले दिन एमसी ने फिर कुछ गॉब्लिन्स को खत्म किया। जेडन खुशी से झूम उठा और तुरंत पेमेंट मांगने लगा। उसे इस बार 2 गोल्ड कॉइन्स मिले और वो खुशी से लगभग पागल हो गया। लेकिन तभी वो डिस्पैच ऑफिसर फिर से एमसी के पास आया। उसने कहा कि उसे एमसी की स्किल्स बहुत पसंद आई हैं और वो उसे एक नया काम देना चाहता है। ये सुनकर जेडन और एमसी दोनों कंफ्यूज हो गए। तब बूढ़े ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, इस नए काम के लिए तुम्हें 15 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। और जैसे ही एमसी ने इतनी बड़ी रकम सुनी, उसने बिना ये जाने कि काम क्या है तुरंत हाँ कह दी। कुछ ही देर बाद वे सब हाउस डुप्लॉन की विशाल एस्टेट की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जेडन उस जगह की भव्यता देखकर हैरान रह गया। महल इतना शानदार था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन एमसी चुपचाप सब कुछ ध्यान से ऑब्जर्व करता रहा। तभी बूढ़े आदमी ने कहा कि अंदर जाने से पहले वो अपना असली परिचय देना चाहता है। उसने बताया कि उसका नाम डॉन है और वो ड्यूक डुप्लॉन का ग्रैंड स्टुअर्ड है। उसने माफ़ी भी मांगी कि उसने पहले अपनी असली पहचान छिपाई थी, क्योंकि उसके काम की प्रकृति ही ऐसी थी। वहीं वो बूढ़ी औरत भी आगे आई और बोली कि उसका नाम कैटरीना है। वो कोई साधारण किचन मेट नहीं, बल्कि पूरे महल की हेडमेड है। ये सुनकर जेडन पूरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत झुककर उनका सम्मान किया और अपना परिचय दिया। लेकिन एमसी को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि वे लोग आम नौकर नहीं हैं। और इससे ये भी साफ हो गया कि जो लड़की अब तक केप में चेहरा छिपाई थी, उसकी हैसियत भी बहुत ऊंची है। तभी उस लड़की ने धीरे धीरे अपना केप उतारा और उसके नीचे से एक बेहद खूबसूरत चेहरा सामने आया। वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम एलन एलेनोर डुप्लॉन है। फिर उसने एमसी की तरफ देखते हुए कहा कि वो उसे अपनी छोटी बहन डेला का मैजिक ट्यूटर बनाना चाहती है। ये सुनकर एमसी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे एक नोबल लेडी का ट्यूटर बनने के लिए हायर किया जा रहा है। उसी समय महल के अंदर ड्यूक डुप्लॉन अपने ऑफिस में अपने बड़े बेटे वैलेरियन के साथ बात कर रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और उनका दूसरा बेटा रेग गुस्से में कमरे में घुस आया। ड्यूक ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन रेग चिल्लाते हुए बोला, सलाह मुझे नहीं, डेला को चाहिए। उसने बताया कि डेला अब हद से आगे बढ़ चुकी है। उसने उन नौकरों को भी मारना शुरू कर दिया है जिन्हें उसने खुद काम पर रखा था। वैलेरियन ने उसे धीरे बोलने को कहा, क्योंकि वो अपने पिता के साथ मीटिंग में था। लेकिन रेग नहीं रुका। उसने कहा कि पिछले 1 महीने में 10 नौकर नौकरी छोड़ चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ डेला का व्यवहार है। वो हमेशा गुस्से में चीज़ें तोड़ देती है और किसी की भी इज्जत नहीं करती। फिर उसने अपने पिता से सीधा सवाल किया, आप कब तक डेला की इन हरकतों को अनदेखा करते रहेंगे? वैलेरियन अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने रेग को कमरे से निकल जाने को कहा। लेकिन रेग ने और भी बड़ा सुझाव दे दिया। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि वे डेला को घर से भेज दें, क्योंकि उनके पास पहले से एलन है, जो एक परफेक्ट नोबल लेडी है। फिर उसने बताया कि डॉन ने एक मोनास्ट्री देख रखी है जहां डेला को भेजा जा सकता है। उसका मानना था कि घर पर बोझ बनने से बेहतर है कि डेला वहां जाकर भगवान की सेवा करे। ये सुनते ही ड्यूक डिप्लोन गुस्से से खड़ा हो गया और उसने रेग का सिर टेबल पर दे मारा। उसने सख्त आवाज़ में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि डेला के भविष्य का फैसला तुम्हारा नहीं है। फिर भी रेग डरा नहीं। उसने कहा कि किसी न किसी दिन उन्हें डेला की किस्मत का फैसला करना ही पड़ेगा। उसी समय महल के दूसरे हिस्से में एमसी और एलन मुख्य किले की ओर जा रहे थे। चलते चलते एलन ने पूछा कि क्या उसने कभी डेला के बारे में सुना है। एमसी ने जवाब दिया कि उसने उसे सिर्फ डुप्लिन फैमिली की रजिस्ट्री में देखा है। ये सुनकर एलन ने सिर झुका लिया और दुखी आवाज में कहा कि डेला को सार्वजनिक रूप से ज्यादा नहीं दिखाया जाता। इतने में सामने से वैलेरियन और रेग आ गए। वैलेरियन ने एलन से पूछा कि ईविलस्टीन में उसका समय कैसा रहा। एलन ने विनम्रता से कहा कि वो उसके ख्याल रखने की वजह से आराम से रह पाई। वैलेरियन ने कहा कि वे बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी उसे रेग की चोट का ध्यान रखना है।
थोड़ी देर बाद एलिन एमसी को लेकर अपने पिता के ऑफिस में पहुंची। उसने अपने पिता को नमस्कार किया और ड्यूक ने कहा कि उसने ईविलस्टीन में उसकी उपलब्धियों के बारे में सुना है। एलिन मुस्कुराकर बोली कि ये सब उनकी ही वजह से संभव हुआ। फिर उसने एमसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही वो मैजिक ट्यूटर है जिसे वो ईविलस्टीन से लेकर आई है और अब वही डेला को ट्रेन करेगा। परिचय कराने के बाद एलिन जाने लगी ताकि अपने पिता के काम में बाधा न डाले, लेकिन ड्यूक डुप्लून ने एमसी को रुकने के लिए कहा। एलिन के जाने के बाद ड्यूक ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि ट्यूटर इतना युवा होगा। फिर उसने पूछा कि क्या वो मैजिक संभालना जानता है। एमसी ने विनम्रता से कहा कि वो थोड़ा बहुत 1 स्टार मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर ड्यूक ने अपने चश्मे उतार दिए और गंभीर आवाज में कहा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, कभी कभी ज्यादा विनम्रता भी एक गुण नहीं बल्कि कमजोरी लगती है। उसी पल एमसी को एहसास हुआ कि वो एक 5 स्टार मैच के सामने खड़ा है और उसके सामने झूठी विनम्रता काम नहीं आएगी। एमसी ने तुरंत माफी मांगी अगर उसकी बात असभ्य लगी हो। ड्यूक ने शांत होकर कहा कि वो समझता है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है। फिर उसने कहा कि उसकी उम्र और कपड़ों को देखकर वो किसी मैजिक ट्यूटर जैसा नहीं लगता। तब एमसी ने सच बताया कि वो असल में एक मर्सिनरी है। ड्यूक ने कहा कि वो उसके निजी मामलों में दखल नहीं देगा क्योंकि उसे एलिन ने चुना है। फिर उसने कहा कि वो उसे उस एनेक्स बिल्डिंग में जाने की अनुमति देगा जहां डेला रहती है। इसके बाद उसने कहा कि एक मेड उसे रास्ता दिखा देगी, लेकिन जाने से पहले एमसी ने कहा कि उसे एक बात पूछनी है। ड्यूक ने उसे बोलने की अनुमति दी। एमसी ने कहा कि वो एक मर्सिनरी है और मर्सिनरी का नियम है कि अगर वो कोई काम लेता है तो उसे अंत तक पूरा करता है। उसने कहा कि उसे डेला को मैजिक सिखाने के लिए रखा गया है ताकि वो एक सही नोबल लेडी बन सके और हाई सोसाइटी में प्रवेश कर सके। फिर उसने कहा कि इस बारे में उसकी एक खास रिक्वेस्ट है। उधर उसी समय डेला अपने कमरे में पूरी तरह गुस्से में थी। वो अपनी बेचारी मेड पर तरह तरह की चीजें फेंक रही थी, जबकि वो लड़की बार बार माफी मांग रही थी। डेला चिल्लाई, अभी मेरे कमरे से निकल जाओ, और धमकी दी कि अगर वो फिर कभी उसके कमरे में दिखी तो वो उसका चेहरा भी बर्बाद कर देगी। दूसरी तरफ जेडन एलन से बात करते हुए दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि आखिर उसने डेरेक को ही क्यों चुना, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप मैजिक ट्यूटर दा के टीचर बनने के लिए आपस में कम्पीट कर रहे होते। इसके अलावा जेडन को लगता है कि डेरेक के लिए डेला को मेंटर करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो एक कॉमनर है जबकि डेला एक नोबल फैमिली से आती है। तभी एजिलन एक चौंकाने वाला सच बताती है। वो कहती है कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट के हर तरह के मैजिक मास्टर्स को ट्राई किया था, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आखिर में उन सब ने हार मान ली। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो ऐसे लोगों को चुनेगी जो मैजिक तो जानते हैं लेकिन जिनकी हालत बहुत ही डेस्परेट है। एजिलन जानती है कि डेरेक का बैकग्राउंड एक मर्सिनरी का है, लेकिन उसे भरोसा है कि वो नोबल्स के बिहेवियर और उनकी कल्चर को अच्छी तरह समझता है। जेडन तब एक और राज खोलता है। वो बताता है कि डेरेक का मास्टर एक फॉलन नोबल था जो पहले बहुत सक्सेसफुल हुआ करता था। जेडन का मानना है कि डेरेक ने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ये सुनकर एजिलन को आखिर समझ आता है कि एक मर्सिनरी होने के बावजूद डेरेक इतना रिफाइंड और काइंड क्यों है। एजिलन को भी लगता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से डेरेक शायद डेला को धीरे धीरे कंट्रोल में ला सके और उसे सही रास्ते पर लीड कर सके। लेकिन जेडन एलन को चेतावनी देता है। वो कहता है कि उसे लोगों को पढ़ने में और बेहतर होना होगा, क्योंकि डेरेक एक ऐसा मैच है जो सड़कों पर बड़ा हुआ है और उम्र पूरी होने से पहले ही मर्सनरी का काम करने लगा था। जेडन सवाल करता है, क्या कोई ऐसा इंसान जो सड़कों पर पला हो सिर्फ रिफाइनमेंट और काइंडनेस के सहारे जिंदा रह सकता है? कुछ देर बाद डेरेक को डेला के कमरे तक ले जाया जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर जाकर अपना परिचय देने के लिए ग्रीट करता है। कमरे के दूसरी तरफ डेला बैठी होती है और वो उसे पास आने के लिए कहती है। डेरेक उसके कहने पर आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है डेला के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है, जैसे वो पहले से कुछ प्लान कर चुकी हो। अचानक डेला उस पर बदबूदार पानी फेंक देती है और उसे सीवर रैट कहकर मजाक उड़ाने लगती है। वो लगातार उसे इंसल्ट करती रहती है। फिर वो कुर्सी पर खड़ी हो जाती है ताकि ऊपर से उसे नीचा दिखा सके। उसके हाथ में एक और बाल्टी होती है और वो भी डेरेक के सिर पर उड़ेल देती है, ये कहते हुए कि उसने ये पानी पहले से तैयार करके रखा था। पूरे समय डेरेक बिल्कुल चुप रहता है। कुछ देर में जब डेला के पास फेंकने के लिए पानी खत्म हो जाता है तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो डेरेक के सीने पर जोर से किक मारती है जिससे वो गिर जाता है। फिर वो अपना जूता निकालकर उसके ऊपर फेंक देती है और कहती है कि उससे बदबू आती है। इसके बाद वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसे याद दिलाती है कि उसकी औकात एक सीवर रैट से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि डेला के कमरे में आने से पहले ही डेरेक ने डुप्लेन से एक लंबी बातचीत की थी
उसने साफ कहा था कि डेला की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व नहीं होगी। उसी समय उसने डुप्लेन से पूछा था कि क्या वो उसे डेला की ट्रेनिंग के मामले में पूरी अथॉरिटी देगा। अब वापस कमरे में डेरेक धीरे धीरे खड़ा होता है और अचानक डेला के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। उस एक थप्पड़ से डेला का पूरा शरीर शॉक में जम जाता है। आयरॉनिकली 3 साल पहले डेरेक अपने मास्टर काट्या के साथ ट्रैवल कर रहा था। उसने उससे पूछा था कि अगर उसे किसी ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना पड़े जो उसकी काइंडनेस की कद्र ही ना करे तो वो क्या करेगी। काट्या ने जवाब दिया था कि वो पहले उसे समझने की कोशिश करेगी, उसे अपनाएगी और उसे गले लगाएगी। डेरेक को ये बहुत आइडियलिस्टिक लगा था। उसने पूछा, अगर वो स्टूडेंट ये सब चाहता ही ना हो तो? तब काट्या ने कहा था कि टीचिंग का असली एसेंस है स्टूडेंट को बेहतर दिशा में लीड करना। अगर समझ और एक्सेप्टेंस से काम ना चले तो एक अलग शुरुआत ढूंढनी चाहिए। डेरेक ने पूछा, किस तरह की शुरुआत? और काट्या ने जवाब दिया, स्टूडेंट के दिल में डर पैदा करके। वर्तमान में वापस डेरेक डेला से कहता है कि उसे दूसरों के साथ रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन से पेश आना सीखना होगा। वो यही नहीं रुकता और उसे तुरंत खड़े होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। डेला गुस्से में खड़ी होती है और उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाकर पूछती है कि एक लो बॉर्न उसकी हिम्मत कैसे कर सकता है कि उस पर हाथ उठाए, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। डेरेक फिर से उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि वो भी अपनी बात दोहराने वाला नहीं है। डेला के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब डेरेक ठीक वहीं फंस गया है जहां वो चाहती थी। वो जोर से चिल्लाती है और डेलॉन को बुलाती है, ये कहते हुए कि डेरेक ने उस पर हाथ उठाया है। डेलॉन और कई मेड्स तुरंत कमरे में दौड़कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। डेलॉन गुस्से में डेरेक के पास जाता है और उसे डांटते हुए पूछता है कि वो क्या सोच रहा है जो डेला पर हाथ उठा रहा है। वो चेतावनी देता है कि अगर ड्यूप्लेन को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन तभी डेरेक अपनी जेब से एक लिखी हुई नोट निकालता है। वो बताता है कि उसे पहले ही ड्यूप्लेन से परमिशन मिल चुकी है कि वो डेला की एजुकेशन को जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकता है। डेलॉन जब उस नोट को पढ़ता है जिस पर डुप्लेन के साइन होते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। ये खबर जैसे ही वैलेरियन को मिलती है वो गुस्से में डेरेक के कमरे में पहुंचता है और अपनी बहन को छूने की वजह से उसे चैलेंज करता है। वो डेरेक को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी राग उसे रोक देता है और कहता है कि हिंसा करने से बेहतर है कि वो शांति से बात करे। डेरेक शांत स्वर में बताता है कि उसे डुप्लेन की अनुमति मिली हुई है। राग भी वैलेरियन को याद दिलाता है कि डेरेक एजेलिन का गेस्ट है और उनके पिता ने भी इसकी अनुमति दी है। आखिरकार वैलेरियन डेरेक से कहता है कि वो इसके साथ चले। जब डेरेक कमरे से बाहर निकलता है तो राग धीरे से उसके कान में कहता है कि उसने सब सुन लिया है और सच कहें तो डेला को होश में आने के लिए एक अच्छी पिटाई की ज़रूरत है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैलेरियन ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर राग इस बात से खुश नहीं है कि वैलेरियन अब भी अपनी बिगड़ी हुई बहन को बचा रहा है। कुछ देर बाद वे उस कमरे में पहुंचते हैं जहां डेला पहले रहा करती थी जब उसे एनेक्स में भेजा नहीं गया था। कमरा पेंटिंग से भरा हुआ होता है। वैलेरियन बताता है कि डेला को ड्राइंग बहुत पसंद थी। वो हमेशा उससे कहती थी कि वो उसकी ड्राइंग्स देखे और जब भी वो देखता तो डेला शर्म से लाल हो जाती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, डेला कभी भी अपनी ड्राइंग पूरी नहीं करती थी। ज़्यादातर समय वो कुछ हिस्सों को खाली छोड़ देती थी और सिर्फ वही चीज़ें बनाती थीं जो उसे पसंद आती थीं। वैलेरियन अपने पहले वाले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन डेरेक कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। वैलेरियन धीरे से बताता है कि वो बस ये दिखाना चाहता था कि डेला कोई ऐसी बच्ची नहीं है जिसे नफ़रत या मारने के लायक समझा जाए। वो कहता है कि किसी समय पर डेला अचानक अपने ब्लड लाइन को लेकर बेहद ऑब्सेस्ड हो गई थी और आखिरकार उसी वजह से उसे मेन हाउस से निकालकर इस एनेक्स में बंद कर दिया गया। वैलेरियन कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि डेला आखिर ऐसी क्यों बन गई, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उन्हें हर हाल में उसे मोनास्ट्री भेजे जाने से रोकना होगा। वैलेरियन बताता है कि अगर डेला सिर्फ एक भी स्टार मैजिक सीख लेती है तो वो अपने फादर को मना सकता है कि डेला को यहीं रहने दिया जाए। वो सच्ची आवाज़ में डेरेक से रिक्वेस्ट करता है कि वो डेला को बचा ले। डेरेक तब वैलेरियन से कहता है कि डेला ने मैजिक को पूरी तरह छोड़ा नहीं है, क्योंकि जिन किताबों को वो देख रहा है उनके किनारों पर डेला के लिखे हुए नोट्स हैं। वो आगे बताता है कि दूर वाली शेल्फ पर रखी सारी किताबें स्कूल ऑफ रेगुलेशंस की थ्योरी बुक्स हैं। वैलेरियन इसकी पुष्टि करता है और कहता है कि नोबल्स आमतौर पर इसी स्कूल से सीखते हैं। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद डेरेक कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा।
उस रात जब डेला आराम से अपने बेड पर सो रही होती है, तभी अचानक डेरेक वहां आता है और उसके सिर पर पानी उड़ेल देता है। फिर उसे तुरंत खड़े होने को कहता है। डेला पूरी तरह शॉक में पड़ जाती है और सोचती है कि शायद डेरेक का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन डेरेक उसकी बातों को इग्नोर करता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ चलने को मजबूर करता है। डेला समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, जबकि डेरेक उसे हॉल से घसीटते हुए बाहर ले जाता है और नौकरानियां ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। कुछ ही देर में वो उसे एस्टेट से बाहर जंगल की तरफ ले जाता है। जंगल के अंदर पहुंचकर डेरेक अचानक उसे जमीन पर धक्का दे देता है। डेला गुस्से और डर से चिल्लाते हुए पूछती है कि आखिर वो कौन होता है उसे सिखाने वाला। तभी डेरेक उसे चौंका देता है। वो कहता है कि उसे मैजिक सिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने ये ट्यूटर वाली नौकरी सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि उसे घमंडी नोबल्स को पीटना पसंद है। डेला ये सुनकर दंग रह जाती है और उसे लगता है कि शायद उसने गलत सुना है। लेकिन डेरेक आगे कहता है कि ट्यूटर बनना बस एक बहाना है ताकि वो ऐसे घमंडी और खुद को सबसे ऊपर समझने वाले नोबल्स को सबक सिखा सके। डेला अभी भी सोचती है कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन तभी डेरेक अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि उसे नोबल्स की चीखें सुनना बहुत अच्छा लगता है। डर से कांपती हुई डेला उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि ऐसा करने के बाद वो बच जाएगा। डेरेक हंसते हुए कहता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा क्योंकि वैसे भी डेला को जल्द ही मोनेस्ट्री भेज दिया जाएगा और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि अगर कोई बड़ी परेशानी हुई तो वो अपनी जान देकर माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि एक कॉमनर की ज़िंदगी की कीमत वैसे भी बहुत कम होती है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि ज़रूरत पड़ी तो वो भाग भी सकता है, और वैसे भी अगर डेला गायब हो जाए तो परिवार को उससे छुटकारा ही मिल जाएगा। अब डेला को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो सच में मर सकती है। ये सोचते ही वो अचानक दूसरी दिशा में पूरी स्पीड से भागने लगती है। डेला समझ जाती है कि अगर वो घर की तरफ वाले रास्ते से भागेगी तो डेरेक उसे आसानी से पकड़ लेगा। इसलिए वो जंगल के अंदर गहराई में भागने का फैसला करती है, क्योंकि उसे जंगल के रास्ते अच्छी तरह पता है। उसका प्लान है कि जब वो उससे पीछा छुड़ा लेगी तो वापस एस्टेट लौट जाएगी, और उसे पूरा यकीन है कि इसके बाद डेरेक को कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन अचानक वो पीछे मुड़कर देखती है और हैरान रह जाती है। डेरेक अपने हाथ में एक फायर बॉल तैयार कर रहा होता है। ट्विस्ट ये है कि फायर बॉल एक 2 स्टार मैजिक है। डेला समझ ही नहीं पाती कि डेरेक जैसा इंसान 2 स्टार मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, डेरेक फायर बॉल उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे मिस करता है। फायर बॉल जमीन से टकराते ही जोरदार एक्सप्लोजन करता है और डेला डर के मारे लगभग जड़ हो जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो डेरेक एक पागल इंसान की तरह मुस्कुरा रहा होता है। डेला किसी तरह उठकर फिर भागने लगती है, लेकिन जल्द ही उसका पैर फिसल जाता है और वो फिर जमीन पर गिर जाती है। तभी अचानक उसके आसपास आइस एरोज बरसने लगते हैं, जो मुश्किल से उसे मिस करते हैं। एक एरो तो उसके ठीक सामने जमीन में आकर धंस जाता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो मौत के कितने करीब थी। डेरेक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो काफ़ी तेज़ है। उसे यकीन नहीं होता कि जो लड़की हमेशा घर के अंदर बंद रही है वो इतनी तेज़ दौड़ सकती है। डेला उसकी बातों को अनदेखा करती है और फिर भागने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि शायद वो उससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि डेरेक धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। उसी समय डेरेक घुटनों के बल बैठकर जंगल की ज़मीन को महसूस करता है और उसे अचानक एहसास होता है कि ये वही जंगल है जिसे उसने पेंटिंग्स में देखा था। आयरनिकली, डेरेक समझ जाता है कि डेला बचपन से इस जंगल में घूमती रही है और बिना जाने ही वो यहाँ के माना को महसूस कर पाती थी और उसी एहसास को अपनी पेंटिंग्स में उतार देती थी। वो अभी अपने इस अनुमान के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक डेला पीछे से एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारने के लिए आती है, लेकिन डेरेक बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है और अपनी तलवार से उस पत्थर को उसके हाथ से उड़ा देता है। डेला डर के मारे ज़मीन पर गिर जाती है और समझ जाती है कि अब उसका अंत तय है। डेरेक कहता है कि उसे मानना पड़ेगा कि डेला की हिम्मत काबिले तारीफ है। वो जानती थी कि पीछा छुड़ाना मुश्किल है, फिर भी उसने भागने के बजाय पलटकर हमला करने का फैसला किया। ये फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। फिर वो ठंडी आवाज़ में कहता है कि अब उसके पास भागने की ताकत भी नहीं बची। अपनी तलवार तैयार करते हुए वो डरावनी आवाज़ में पूछता है, क्या उसके पास आखिरी शब्द हैं? डेला की आंखों में अभी भी गर्व चमक रहा होता है। वो कहती है कि वो माफ़ी मांगने वाली नहीं है, क्योंकि वो किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं है। डेरेक उससे पूछता है कि आखिर वो अपने ब्लड लाइन को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। डेला रोते हुए जवाब देती है कि अगर उसकी महान ब्लड लाइन उससे छिन गई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा।
वो गुस्से में ज़मीन पर मुक्का मारती है और आंसुओं के साथ पूछती है क्या उसे लगता है कि उसने कभी मैजिक सीखने की कोशिश ही नहीं की। वो बताती है कि उसने जितनी भी कोशिश की मैजिक कभी काम ही नहीं करता। डेला कहती है कि अगर पेंटिंग और मैजिक दोनों उससे छिन जाएं तो उसके पास सिर्फ उसकी ब्लड लाइन ही बचती है, और अगर वो भी चली गई तो वो खुद को बिल्कुल बेकार समझेगी। ये सब सुनकर डेरिक गहरी सांस लेता है। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है, उसने काफ़ी सुन लिया। वो डेला से कहता है कि अब सब खत्म होने वाला है और वो अपनी तलवार पूरी ताकत से उसकी तरफ घुमा देता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। डेला तो पहले ही सोच चुकी थी कि अब उसका सिर ज़मीन पर लुढ़कने वाला है, लेकिन जब वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी जिंदा है। ट्विस्ट ये है कि जैसे ही डेरिक की तलवार डेला को छूने वाली होती है, अचानक उसके चारों तरफ एक आइस बैरियर बन जाता है। ये बर्फ की दीवार उसकी तलवार को रोक देती है और उसे छूने तक नहीं देती। डेला खुद भी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि इस आइस बैरियर को बनाने वाला माना उसी के शरीर से निकल रहा है। डेरिक ये देखकर अपनी तलवार वापस म्यान में रख देता है। फिर वो झुककर डेला को सलाम करता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो अपनी रूडनेस के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। डेला ये सब देखकर पूरी तरह शॉक में पड़ जाती है। तब डेरिक उसे समझाता है कि जो अभी हुआ है उसे शायद वो पूरी तरह मैजिक नहीं कह सकती। असल में ये सिर्फ माना का एक मैनिफेस्टेशन था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये कर दिखाया। डेला अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और अचानक गुस्से व फ्रस्ट्रेशन में जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ देर रोने के बाद जब वो शांत होती है तो डेरिक उसके घावों की देखभाल करने लगता है। उसी दौरान वो उसे बताता है कि वो स्कूल ऑफ द वाइल्ड से जुड़ी हुई है। डेला ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि इसका मतलब क्या है। डेरिक समझाता है कि ज्यादातर नोबल्स स्कूल ऑफ रेगुलेशंस से मैजिक सीखते हैं, लेकिन असल में हर स्कूल ऑफ मैजिक का बेस एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ इस बात में होता है कि उसे समझने और मास्टर करने का तरीका अलग होता है। वो कहता है कि डेला का टेम्परामेंट स्कूल ऑफ वाइल्ड का है, इसलिए जब वो रेगुलेशंस की थ्योरी से मैजिक सीखने की कोशिश कर रही थी तो वो अपने ही रास्ते में रुकावट पैदा कर रही थी। डेरिक इसे आसान उदाहरण से समझाता है। वो कहता है कि ये ऐसा नहीं था कि डेला ऐसे कपड़े पहन रही थी जो उस पर फिट नहीं होते, बल्कि ये ऐसा था जैसे वो ऐसे कपड़ों में घुसने की कोशिश कर रही थी जो उसके शरीर पर चढ़ ही नहीं सकते। डेला उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो स्कूल ऑफ वाइल्ड से है। डेरिक बताता है कि उसने उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स देखी हैं। वो समझाता है कि डेला प्रकृति में बहते हुए माना को महसूस कर सकती है और उसी एहसास को अपने कैनवस पर उतार देती है। आमतौर पर जो मैजिक स्कूल ऑफ वाइल्ड के टेम्परामेंट के साथ जन्म लेते हैं वे बचपन से ही प्रकृति में मौजूद माना को महसूस करने लगते हैं। डेरिक जब उसकी टांगों पर पट्टी बांधना खत्म कर देता है तो कहता है कि अब वो चल सकती है। फिर वो बताता है कि भले ही उसने अभी माना को मैनिफेस्ट कर लिया हो, लेकिन उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अगले दिन से वो उसे सिखाएगा कि माना को नेचुरली कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि डेला सच में उसे धन्यवाद कहती है। डेरिक फिर सुझाव देता है कि अब उन्हें वापस एस्टेट लौट जाना चाहिए। वापसी के रास्ते में डेरिक उससे पूछता है कि क्या सनसेट वाली पेंटिंग उसी ने बनाई थी। वो कहता है कि वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। डेला बताती है कि वो उसकी मास्टरपीस है और डेरिक पहला इंसान है जिसे पता चला कि वो पेंटिंग पूरी हो चुकी है। अगली सुबह डेला जैसे ही जागती है सबसे पहले वो फिर से अपना माना मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। वो बेड से उठती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तभी उसकी टक्कर एक नौकरानी से हो जाती है जो पानी लेकर जा रही होती है। टक्कर लगते ही पानी डेला पर गिर जाता है। नौकरानी ये देखकर डर के मारे कांपने लगती है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाती है और डेला से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि उसने एक ऐसा अपराध कर दिया है जिसकी सज़ा मौत हो सकती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि डेला बस उसे कहती है कि आगे से ध्यान से चला करे। नौकरानी हैरान रह जाती है क्योंकि डेला ने उसे मारा भी नहीं और बिना कुछ किए वहाँ से चली भी जाती है। थोड़ी ही देर में बाकी नौकरानियां वहां आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि वो ठीक तो है। वो बताती है कि डेला ने उसे कुछ नहीं किया, बस सावधान रहने को कहा। ये सुनकर सब सोचने लगती हैं कि आखिर पिछली रात जंगल जाने के बाद डेला में ऐसा क्या बदल गया। उधर डेरिक अभी भी सो रहा होता है जब अचानक डेला उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है और उसे उठने को कहती है। ये शोर सुनकर डायलन वहां आता है और डेला को शांत रहने को कहता है क्योंकि उसे अपने मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। तभी डेरिक दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए।
डेला तुरंत कहती है कि उसे सिखाया जाए कि वो अपने मैनिफेस्ट किए हुए माना को कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि उसने खुद कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। ये सुनकर डायलन पूरी तरह शॉक में रह जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि डेला ने सच में माना मैनिफेस्ट कर लिया है। लेकिन डेरेक उसकी बात सुनकर बस दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि वो दोपहर में वापस आए। डेला ये सुनकर मानने वाली नहीं होती। वो लगातार दरवाजे पर दस्तक देती रहती है और उसे खोलने को कहती है, लेकिन डेरेक फिर से अपने मीठे सपनों की नींद में लौट जाता है। थोड़ी देर बाद रेग हॉल से गुजर रहा होता है, जब वो नौकरानियों को डेला में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए सुनता है। वे ये भी कह रही होती हैं कि डेला ने मैजिक मैनिफेस्ट कर लिया है। कुछ ही समय में वेलेरियन ये खबर अपने फादर तक पहुंचा देता है। वो बताता है कि ये जानकारी उसे हेड बटलर से मिली है। ये सुनकर उनके फादर को राहत मिलती है, लेकिन रेग अभी भी सावधान रहने को कहता है। उसके अनुसार सिर्फ एक बार मैजिक मैनिफेस्ट कर लेना किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है। वेलेरियन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि रेग को डेला की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन रेग याद दिलाता है कि डेला ने अब तक बहुत परेशानियां पैदा की हैं और एक छोटा सा रिजल्ट उनके पुराने फैसले को बदलने के लिए काफी नहीं है, यानी उसे अभी भी कॉन्वेंट भेजा जा सकता है। दोपहर में आखिरकार डेरेक डेला को पढ़ाने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि डेला मुंह फुलाकर बैठी है। डेला तुरंत कहती है कि वो मुंह नहीं फुला रही, वो गुस्से में है। डेरेक हंसते हुए कहता है कि वो चाहे जितना भी अजीब बर्ताव कर ले, इससे कुछ नहीं बदलेगा। वो उसे लगातार चिढ़ाता रहता है, जब तक कि आखिरकार डेला जोर से कह देती है कि हाँ, वो सच में गुस्से में है। लेकिन जैसे ही वो डेरेक के चेहरे का एक्सप्रेशन देखती है, वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। डेरेक बैठ जाता है और कहता है कि सिर्फ इसलिए कि उसने मैजिक मैनिफेस्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे इधर उधर इस्तेमाल कर सकती है, वरना ये उल्टा नुकसान कर सकता है। वो बताता है कि उसे ये बात इसलिए पता है क्योंकि वो खुद ये गलती कर चुका है। डेरेक कहता है कि जैसे सीखना ज़रूरी है, वैसे ही आराम करना भी ज़रूरी है, और अब जब उसने काफ़ी आराम कर लिया है तो पढ़ाई शुरू करने का समय आ गया है। डेला नाक सिकोड़कर उसे एक बोरिंग मैजिक टीचर कहती है। तब डेरेक गंभीर चेहरा बनाकर उससे पूछता है, क्या वो चाहती है कि वो उससे किसी अलग तरीके से सिखाए? डेला जैसे ही डेरेक को देखती है, उसके दिमाग में तुरंत जंगल वाली घटना फ्लैश हो जाती है। जो कुछ भी उसने उसके साथ वहाँ किया था, उसकी याद आते ही उसकी रीढ़ में डर की ठंडी लहर दौड़ जाती है। इसीलिए वो तुरंत अपना एटीट्यूड ठीक कर लेती है ताकि दोबारा वही सिचुएशन ना बने। तभी डेरेक उसे बताता है कि आज का उनका ट्रेनिंग प्लान मैजिक मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस करना है। वो समझाता है कि जब वो मैजिक मैनिफेस्टेशन को फ्रीली कंट्रोल करना सीख जाएगी, तब 1 स्टार मैजिक सीखना उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। डेरेक आगे बताता है कि स्कूल ऑफ द वाइल्ड में कोई सख्त सिस्टम नहीं होता, इसीलिए ये सेल्फ स्टडी के लिए सबसे अच्छा माहौल देता है। ये स्कूल ऑफ रेगुलेशन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है। वो डेला से कहता है कि सच में उसकी पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ वाइल्ड के साथ बहुत अच्छी तरह मैच करती है। ये सुनकर डेला हैरान होकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। डेरेक बताता है कि उसकी फ्री स्पिरिटेड नेचर इस स्कूल के लिए परफेक्ट है, और ट्विस्ट ये है कि वो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी की वजह से नहीं, बल्कि उसके डुप्लिन ब्लड की वजह से भी खास है। इसका मतलब है कि उसके अंदर नेचुरल टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये सुनते ही डेला का चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि डेरेक सच में उसे टैलेंटेड कह रहा है। लेकिन डेरेक उसे याद दिलाता है कि उसने कुछ ही सेकंड में आइस वॉल बना दी थी, जो इस बात का साफ संकेत है कि उसके अंदर ज़बरदस्त टैलेंट है। डेला शर्माते हुए खुद को जीनियस मानने लगती है, लेकिन डेरेक तुरंत उसे करेक्ट करता है और कहता है कि जीनियस और टैलेंटेड होना अलग अलग चीज़ें हैं। डेला इस बात को मानने से इनकार कर देती है और दोनों के बीच मज़ेदार बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार डेला की जिद के आगे डेरेक हार मान लेता है और मानता है कि वो सच में अमेजिंग है। लेकिन दूर खड़ा रे ये सब देख रहा होता है और डेला की इतनी तेज़ प्रोग्रेस देखकर वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। अगले ही दिन डेला दौड़ती हुई डेरेक के कमरे में पहुंचती है और एक्साइटेड होकर बताती है कि अब वो मैजिक मैनिफेस्टेशन कर सकती है, लेकिन अभी भी वो उसकी डायरेक्शन सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके बाद आने वाले दिनों में डेला की मैजिक स्किल्स तेज़ी से बेहतर होने लगती हैं। हर दिन उसे कुछ नया सीखने को मिलता है और वो बेहद खुश रहती है। एक दिन डेरेक थोड़ा शांत समय बिताने के लिए एनिक्स से बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है ताकि वो डुप्लेन द्वारा दी गई किताब पढ़ सके। लेकिन डेला फिर भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है और मजाक में पूछती है कि क्या उसके पिता ने उसे ये किताब इसलिए दी थी ताकि वो आराम से आलस कर सके। डेरेक बिना झिझक हाँ कह देता है और बताता है कि सच में ये किताब उसी मकसद से दी गई थी। डेला के पास बहस करने का समय नहीं होता। वो तुरंत उसे खींचकर एनिक्स में वापस ले जाती है ताकि उसे दिखा सके कि उसने अपनी मैजिक से क्या क्या नया कर लिया है। कुछ समय बाद डेरेक को वैलेरियन बुलाता है। वो उसके कमरे में पहुंचता है तो वैलेरियन उसे बैठने के लिए कहता है। वो पूछता है कि हाल के दिनों में डेला कैसी प्रोग्रेस कर रही है। डेरेक बताता है कि वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन 1 स्टार मैजिक सीखने में अभी थोड़ा समय लगेगा।
वैलेरियन फिर उसे बताता है कि उसकी माँ अभी घर पर नहीं है क्योंकि वो एक सोशल गैदरिंग में गई हुई थी, लेकिन अगले हफ्ते वापस आने वाली है। और यही वो पल है जब वो डेरेक को चेतावनी देता है कि उसकी माँ को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी। वो समझाता है कि एस्टेट के लोग तो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर नोबल्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई कॉमनर इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पर हो। डेरेक उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस बात को ध्यान में रखेगा, लेकिन फिर पूछता है कि उसने उसे बुलाया क्यों है। वैलेरियन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बताता है कि वो इस घर का अगला हेड बनने वाला है। इसका मतलब है कि उसे घर के हर सदस्य को समझना और उन्हें साथ लेकर चलना होगा। लेकिन वो मानता है कि किसी इंसान के दिल को समझना बेहद मुश्किल होता है। काश सभी लोगों की सोच और वैल्यूज़ एक जैसी होती, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। डेरेक उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। तभी वैलेरियन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहता है कि डेला अब उसके साथ खेलती नहीं है। उसे याद आता है कि बचपन में डेला हमेशा मुस्कुराकर उसका स्वागत करती थी। वो सोचने लगता है कि अब वैसी एंजल जैसी डेला उसे फिर कहाँ मिलेगी। वो आंसू भरी आंखों से डेरेक के पास आता है और पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो डेला का फेवर जीत सके। डेरेक हैरान होकर पूछता है कि वो उससे ही ये सवाल क्यों पूछ रहा है। वैलेरियन कहता है कि क्योंकि डेला सिर्फ उसी के पीछे घूमती रहती है। और तभी बाहर से डेला की जोरदार आवाज़ आती है जो डेरेक को पुकार रही होती है। लेकिन वैलेरियन उसे जाने से रोकता है और उसे वो डॉल दिखाता है जो उसने अपनी बहन के लिए बनाई है। डॉल इतनी डरावनी और अजीब दिखती है कि डेरेक मजाक में पूछ बैठता है कि क्या वो किसी को कर्स करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर वैलेरियन रोने लगता है और कहता है कि वो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल बेकार है। कुछ ही समय बाद डेला की माँ अपनी यात्रा से वापस लौटती है। वो डेरेक से मिलती है और कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वो अपना परिचय देती है और बताती है कि उसका नाम डेला है। फिर वो कहती है कि वो उसे एक गिफ्ट भेजना चाहती है, लेकिन तभी डेरेक साफ साफ कह देता है कि वो किसी भी हाउस से जुड़ा नहीं है। ये सुनकर महिला कंफ्यूज हो जाती है और जब डेरेक ये सच बता देता है कि वो एक कॉमनर है तो वो हैरानी से बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है। आयरॉनिकली एक हफ्ता पहले ही एलन ने डेरेक का धन्यवाद किया था क्योंकि वो एबलस्टीन वापस जाने वाली थी, इसीलिए उसे डेला को डेरेक के भरोसे छोड़ना पड़ा। जेडन ने भी मजाक में कहा था कि डेरेक जल्दी काम खत्म करके एबलस्टीन लौट आए, नहीं तो पाइन ये सब सुनकर पागल हो जाएगी। दोनों जब कैरेज में बैठकर जा रहे होते हैं तभी अचानक एलन को याद आता है कि उसने एक ज़रूरी बात बताना भूल गई है। जेडन पूछता है कि क्या बात है और वो बताती है कि उसकी माँ एक हफ्ते में वापस आने वाली है, लेकिन वो डेरेक को इसके बारे में बताना भूल गई। जेडन समझ नहीं पाता कि उसे डेरेक को चेतावनी देने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन सच ये है कि डेला की माँ को लोग एंगर की देवी कहते हैं। अब वर्तमान में डेला की माँ गुस्से में अपने पति के ऑफिस में घुस जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि आखिर उनकी बेटी का टीचर एक कॉमनर क्यों है। उसका पति उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो लगातार चिल्लाती रहती है क्योंकि डेला उनकी सबसे छोटी बेटी है। आखिरकार वो आदमी समझाता है कि उसे भी ये फैसला पसंद नहीं था, लेकिन अच्छे ब्लड लाइन वाले सभी टीचर्स ने डेला को पढ़ाने से मना कर दिया था। फिर भी महिला मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि ड्यूप्लिन परिवार की बेटी को पढ़ाने के लिए किसी मर्सनरी को रखना बिल्कुल गलत है। उसका पति बताता है कि अच्छा मैजिक टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल है और ऊपर से एस्लिन ने ही डेरेक को रिकमेंड किया था। लेकिन डेला की माँ अब भी नहीं मानती। वो कहती है कि कम से कम कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए और तभी वो सुझाव देती है कि वे उसके भाई फ्लैम को हायर कर सकते हैं। पिछली बार वो बिजी था, लेकिन अब शायद वो उपलब्ध हो, लेकिन उन्हें अभी नहीं पता कि ये फैसला आगे चलकर पूरे घर की किस्मत बदलने वाला है। ड्यूप्लिन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी सच में ये सुझाव दे रही है कि जो आदमी पूरे टेरिटरी को मैनेज करता है उसे हटाकर एक प्राइवेट टीचर बना दिया जाए। वो डेला की माँ से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि अगर वे एल्स्टीन को इतनी लापरवाही से चलाएंगे तो सब कुछ सही रहेगा। लेकिन महिला भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो कहती है कि सिर्फ टेरिटरी ही नहीं बल्कि उनका सोशल सर्कल भी एक तरह का बैटलफील्ड है। समाज में भी इज्जत और पोजीशन के लिए लड़ाई होती है, इसीलिए एक टीचर का सोशल स्टेटस भी मायने रखता है। अगर डेला का टीचर डेरेक जैसा एक कॉमनर हुआ, तब जब डेला पहली बार सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होगी तब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि वैलेरियन को बीच में आना पड़ता है। वो अपनी माँ से कहता है कि शांत हो जाएं क्योंकि वो यहाँ अपने पति से लड़ने नहीं आई हैं। लेकिन डेला की माँ साफ कह देती है कि ये कोई छोटी बात नहीं है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। तभी अचानक रैग वहां आ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि असली सवाल ये नहीं है कि डेरेक कॉमनर है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या वो डेला को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड है। रैग मानता है कि किसी कॉमनर का किसी नोबल का मैजिक टीचर बनना नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन अगर उसके पास सही क्वालिटी है तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए।
वो प्रस्ताव रखता है कि डेरेक की काबिलियत को स्पार के जरिए टेस्ट किया जाए। लेकिन तभी उसके पिता उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि डेरेक सच में एक असली मैच है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी रैग रुकता नहीं। वो कहता है कि वो खुद डेला से स्पार करना चाहता है ताकि देख सके कि डेरेक की ट्रेनिंग का कोई असर हुआ है या नहीं। अगर डेरेक सच में अच्छा टीचर है तो अब तक डेला में कुछ ना कुछ सुधार जरूर दिखना चाहिए। डुप्लेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और रैग वहां से ये तय करके निकल जाता है कि वो अपनी बहन के साथ मैजिक स्पार जरूर करेगा। वैलेरियन तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और पूछता है कि वो अपनी ही बहन के साथ मैजिक स्पार करके क्या साबित करना चाहता है। रैग उससे पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि डेला बदल ही है। वो उसे याद दिलाता है कि डेला ने पहले क्या क्या किया था, लेकिन वैलेरियन फिर भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, डेला उनकी बहन है, वो उनके खून का हिस्सा है और उनका फ़र्ज़ है कि वे उसे अपने करीब रखें और उसकी रक्षा करें। लेकिन ये सुनकर रैग का गुस्सा और भड़क जाता है। वो कहता है कि डेला बैड ब्लड है क्योंकि वो उनके पूरे हाउस को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। अगर वो इसी हालत में सोसाइटी में डेब्यू करेगी तो ये उनके परिवार के अंत की शुरुआत होगी। वैलेरियन ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उसका भाई अपनी ही बहन के बारे में ऐसा सोचता है, लेकिन रैग जाते जाते कह देता है कि लाइन सबसे पहले डेला ने ही क्रॉस की थी, इसीलिए उसे एनेक्स में एक्साइल रहना ही पड़ेगा। अगली सुबह डेला सबसे पहले डेरेक के कमरे में पहुंचती है। उसके हाथ में स्पार की नोटिफिकेशन होती है। वो डेरेक से कहती है कि अगर वो इस मैजिक स्पार में हार गई तो डेरेक को तुरंत टीचर की जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेरेक बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कि उसे पहले से ही इसके बारे में पता है। वो ये भी जानता है कि रैग एक सीजन 1 स्टार मैच है, इसलिए डेला के लिए जीतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर डेला गुस्से में चिल्ला पड़ती है। वो पूछती है कि क्या बस यही कहना है, जबकि उसकी हार का मतलब है कि डेरेक को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेरेक उसे याद दिलाता है कि वो एक मर्सनरी है। उसका काम बस काम करना, पैसा लेना और आगे बढ़ जाना है। और ट्विस्ट ये है कि वो उसे बता देता है कि उसे पहले ही काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मिल चुकी है। ये सुनकर डेला पूरी तरह शॉक हो जाती है। एक हफ्ते बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब मैजिक स्पार होने वाला था। एरिना में डुप्लिन और कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। डेरेक डुप्लिन का स्वागत करता है और डुप्लिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि डेरेक के चेहरे पर जरा भी डर या चिंता नहीं है। वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में इतना कॉन्फिडेंट है। डुप्लेन इस बात से प्रभावित होता है और इससे उसका विश्वास और मजबूत हो जाता है कि डेरेक परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ रैग अरीना में कदम रखता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन को पूरी तरह तोड़ देना। वो चाहता था कि डेला अपने अतीत के लिए इतनी बुरी तरह पछताए कि उसे अपनी हड्डियों तक में दर्द महसूस हो। आयरॉनिकली एक हफ्ता पहले जब डेरेक ने खुद को मर्सनरी बताया था, तब डेला ने उससे पूछा था कि क्या उसे सच में फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा जब तक उसे पैसा मिल रहा है। तब डेरेक ने उसे याद दिलाया था कि उसकी मैजिक पहले से ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। भले ही वो तुरंत 1 स्टार मैजिक यूज़ ना कर सके, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसके अंदर डुप्लेन ब्लड है। डेला समझ नहीं पाती कि वो अचानक ये सब क्यों कह रहा है। डेरेक उसे याद दिलाता है कि स्कूल ऑफ वाइज का असली मकसद यही है, लोगों को खुद सीखने के लिए मजबूत बनाना। डेला गुस्से में उसे डांट देती है और कहती है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में वो बेकार की बातें क्यों कर रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है और ईमानदारी से कहती है कि भले ही वो सबसे अच्छी स्टूडेंट नहीं है, फिर भी वो मैजिक सीखना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, वो किसी और टीचर से नहीं, सिर्फ डेरेक से सीखना चाहती है। डेरेक उसे बताता है कि उसे नोबल्स के मैजिक स्पार के नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने कभी ऐसा स्पार नहीं देखा। लेकिन वो उसे एक चीज़ ज़रूर सिखा सकता है, लड़ाई जीतना। वो उससे पूछता है क्या वो सच में जीतने के लिए तैयार है। ये सवाल सुनते ही डेला के दिमाग में कई डरावने सीन घूमने लगते हैं। अगर वो हार गई तो लोग उसके बारे में कितनी बुरी बातें कहेंगे। लेकिन उसी पल उसके अंदर ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन जाग जाता है। वो डेरेक से कहती है उसे हर हाल में जीतना है। अब वर्तमान में डेला एरिना में पहुंचती है। वो वहां अपने भाई की छोटी बहन बनकर नहीं आई थी और ना ही डुप्लेन हाउस की सबसे छोटी बेटी बनकर। वो वहां आई थी डेरेक की स्टूडेंट और एक मैच बनकर।